स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट जेई अड्डा। मैं सोमेश कुमार, नीट एस्पायरेंट। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को सेल के अबाउट में बात करेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट हो गया था। पार्ट नंबर फर्स्ट में सेल के स्ट्रक्चर और कुछ सेल ऑर्गेनल्स से उसको मतलब कंपोज किया गया था। आज उसके आगे कुछ सेल ऑर्गेनल्स बचे हैं, उसको डिटेलिंग करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। तो कल हम बात कर चुके थे सेंट्रोसोम्स तक। तो सेंट्रोसोम्स में बताया था लीवर में सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होता है, इसलिए सेल डिवीजन उसमें होता है, इसीलिए रीजनरेशन पावर भी उसमें पाया जाता है। लेकिन ब्रेन एक ऐसा पार्ट था जिसमें रीजनरेशन पावर नहीं पाया जाता था। क्यों नहीं पाया जाता था? आप लोगों को बताया था कि इसमें सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। तो उसमें कुछ ओवरव्यू की बात कर लें। जो मतलब सेल ऑर्गेनल्स हो गए थे उनकी बात कर लें। सबसे पहले ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया था हमारा। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स, कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म है, सब लिख रहे हैं। ये राइबोसोम हो गया था हमारा, लाइसोसोम हो गया था। तो इसमें कुछ पॉइंट मतलब कंपटीशन के बेस पे बताया था कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो फैक्टेबल हैं, आपको याद करना है। आप लोग एक डिक्शनरी में नोट कर लीजिएगा। तो बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, इंग्लिश में पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। और जो ये न्यूक्लियस है, इसके सेंटर में, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस जो है, इसको कहा जाता था कि एक आपको फर्स्ट क्लास में बताते हैं कि कोशिका का ब्रेन भी इससे कहते हैं। कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं ब्रेन? क्योंकि ये जो मतलब केमिकल, कोशिका में जितने केमिकल प्रोड्यूस होते हैं उसको कंट्रोल करने में काम करता है। मतलब क्या कहते हैं कि एक गार्जियन होता है, पूरे कोशिका की बॉडी को कंट्रोल करता है। और गाल्जी कॉम्प्लेक्स को बताए थे, गाल्जी कॉम्प्लेक्स को ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल मतलब परिवहन, मतलब एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल या कहीं भी मतलब वो साइट जहाँ पे मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, तो ये जो है हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। और ये सेंट्रोसोम जो था, सेंट्रोसोम्स को कल आप लास्ट पार्ट 2 में सेंट्रोसोम्स हमारा लास्ट ऑप्शन था, तो उसमें बात किए थे कि जो सेंट्रोसोम्स होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन में हेल्प करता है क्या? कोशिका विभाजन में। ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं आप लोग, इसे एक्सप्लेन कर लीजिएगा। और ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उस पर राइबोसोम प्रेजेंट था। राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनल्स होता है, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल्स राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या कहता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना इसका काम होता है। ये सब ओवरव्यू की बात कर चुके हैं। अब आइए नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। उसके सेंट्रोसोम्स के आगे की सेल ऑर्गेनल्स की बात करेंगे तो हम लेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कहते हैं अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, इसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। इसको अब ये क्या करता है, कैसे बना हुआ है, इसके अबाउट में हम बताते हैं। तो ये जो होता है पूरे कोशिका को कंकाल प्रोवाइड करता है, मतलब उसके शेप को बनाए रखता है, प्रोवाइड करता है। फिर एक पॉइंट ये लिख लीजिए और दूसरा पॉइंट ये लिख लीजिए कि फैट माने वसा निर्माण माने सिंथेसिस, जिसको सिंथेसिस बोलते हैं, में सहायता करता है। और इसका एक काम और भी है, आपको बताए थे, और प्रोटीन सिंथेसिस करना अभी बताए हैं।
बताइए, गेस कीजिए कि क्या बताए थे, प्रोटीन सिंथेसिस कौन से सेल ऑर्गेनल्स का काम होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्ट कीजिएगा। और इसका काम प्रोटीन सिंथेसिस, एक सेल ऑर्गेनल्स और भी है जिसका काम प्रोटीन सिंथेसिस ही होता है, प्रोटीन निर्माण में मदद करता है, प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। ठीक है, अब इसके टाइप्स की बात करते हैं, प्रकार की बात। तो ये कितने प्रकार का होता है, टाइप्स, यहाँ पे ऐसे आप टाइप्स लिख दीजिएगा। ये टाइप्स कितने टाइप्स का होता है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपको बताए थे पार्ट सेकेंड में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो है स्मूथ क्या होता है, जिसके सरफेस पे जो मतलब अंतःप्रदेवी जालिका होती है उसके सरफेस पे राइबोसोम, मतलब इधर लीजिए राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता मतलब नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको स्मूथ कहते हैं। मतलब इससे चिकनी होती है, इसको इंग्लिश में, हिंदी में चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका कहते हैं, चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका लिख लीजिएगा। और ये इस पे जो है राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसके सरफेस पे राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको खुरदुरी, मतलब हिंदी में इसको खुरदुरी भी बोलते हैं, खुरदुरी अंतःप्रदेवी जालिका भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स की बात। तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स में हमारा ले लीजिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का हिंदी होता है केंद्रक, केंद्रक। और इसके डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं, अंतःप्रदेवी जालिका के डिस्कवरी के बारे में। तो आप लोग लिख लीजिएगा KR पोर्टर, KR पोर्टर। ठीक है, KR पोर्टर। अब इसकी डिस्कवरी के बारे में बात कर लेंगे हम। डिस्कवरी मतलब खोज, खोज के बारे में बात करेंगे। तो आ जाएगा खोज, लिख लीजिए खोज या डिस्कवरी, क्वेश्चन में डिस्कवरी। क्या, कौन से साइंटिस्ट थे, तो वो थे रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने मतलब बहुत प्ले इम्पोर्टेंट रोल निभाया, इसलिए इनको ये श्रेय मिला न्यूक्लियस की खोज के लिए। फिर आइए हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। ये लिख लीजिएगा नोट में, ऐसे नोट आप डाल लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट में, IP मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको भी मतलब इसको कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं, कोशिका का ब्रेन, ब्रेन माने मस्तिष्क, मस्तिष्क भी कहते हैं, इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, मस्तिष्क भी कहते हैं। फिर अब इसमें पाया कैसे, न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसमें DNA और RNA, DNA और RNA पाया जाता है, RNA पाया जाता है। एक काम कीजिएगा, आप लोग DNA और RNA का फुल फॉर्म भी ले लीजिए, हमारे हिसाब से तैयार कर लीजिए, ऐसे बना लीजिएगा लास्ट में। DNA का फुल फॉर्म ले लीजिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और RNA का राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ऐसे आप नोट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, और अच्छा नोट्स बनाइएगा जिससे पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, अब DNA, इसमें न्यूक्लियस में DNA बताया है और RNA, ये दोनों मिलके क्रोमोसोम्स को निर्माण करते हैं, क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। लेकिन इसमें इतना ही काफ़ी है, इसका एक अलग चैप्टर है, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन हम करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे।
अलग चैप्टर में, ठीक है। अब आ जाता है न्यूक्लियस के केमिकल कंपोजिशन, मतलब रासायनिक संगठन। इसका रासायनिक संगठन क्या है, मतलब कैसे ये बना हुआ है, किस चीज से मिलके बना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन का कंटेंट कितना होता है, वो होता है 80%, मतलब 80% प्रोटीन पाया जाता है। फिर देखते हैं डीएनए। डीएनए जो होता है इसमें 10% डीएनए होता है। इसका केमिकल कंपोजिशन है न्यूक्लियस का, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आईएमपी लिख के आप इसको तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब न्यूक्लियस में इतना कंटेंट काफ़ी है। अब आइए नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स में ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, जैसे लाइसोसोम हमने ले लिया है, उसी को एक्सप्लेन करेंगे। लाइसोसोम, तो इसकी खोज डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे, कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया। तो इसकी डिस्कवरी मतलब खोज, डिस्कवरी डी डूबे ने किया था। इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। अब इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, मतलब रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन इसका क्या होगा, रासायनिक संगठन में हमारा ले लीजिए, इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटक एंजाइम इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। इसका रोल क्या होता है हम बताते हैं। एंजाइम पाया जाता है, इसका रोल होता है कोशिकीय पाचन में हेल्प करता है। कोशिका में डाइजेशन जो होता है यही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कोशिकीय पाचन में मदद करता है। कोशिकीय पाचन में मतलब ये हाइड्रोलिटिक का काम क्या होता है, कोशिकीय पाचन में हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प करता है, ठीक है। इसको एक नाम से जानते हैं, अदर नाम से, बहुत फेमस नाम है, सोसाइटल बैग भी इसको कहते हैं। सोसाइटल बैग मतलब हिंदी में इसको आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, बहुत बड़ा लॉजिक होता है इसको। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके टीचर भी पूछेंगे, कहीं भी पढ़ते होंगे आप, कहीं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो उस क्वेश्चन मतलब पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। कई बार हमने भी मतलब पेपर दिया है तो उसमें ये क्वेश्चन मिला है। तो क्यों कहते हैं, जब बॉडी में कोई भी मतलब कोशिका नष्ट होती है, कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम फट जाता है और एंजाइम सिक्रीट करता है, मतलब एंजाइम सिक्रीट करके उसको पचा के डाइजेस्ट कर लेता है। लाइसोसोम फट जाता है और एंजाइम सिक्रीट माने श्रावण, मतलब उत्पन्न करके, सिक्रीट करके उसको डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए बोला जाता है, कर लेता है, इसलिए सुसाइडल बैग भी इसको कहते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ठीक है। ये हाईलाइट कर लीजिएगा, सुसाइडल बैग। फिर अब मतलब लाइसोसोम में इतना काफ़ी कंटेंट है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है। फिर आ जाता है नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स, सीलिया एंड फ्लैजेला। फ्लैजेला
अब ये क्या होता है, सीलिया फ्लैजेला के बारे में आप हो सकता है सुने हों, लेकिन हम डिस्क्रिप्ट कर रहे हैं, इसके ध्यान से सुनिएगा। सीलिया और फ्लैजेला का मेन काम क्या होता है, मूवमेंट कराना। मूवमेंट क्या होता है, सेल को मूवमेंट कराना, मूवमेंट कराना होता है, सेल को मूवमेंट कराना होता है, ठीक है। मूवमेंट माने होता है गति, गति प्रदान करता है। सीलिया फ्लैजेला गति प्रदान करता है। ये स्पेशली पाया जाता है, ये स्पेशली एनिमल में पाया जाता है, लेकिन इन केस आप देखते हैं ये स्पेशली एनिमल में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। इन केस आप देखेंगे यूग्लिना के केस में देखते हैं, यूग्लिना जो होता है प्लांट और एनिमल के कनेक्टिव लिंक होता है, वैसे जैसे दोनों का लक्षण होता है, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जैसे यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है तो प्लांट का कैरेक्टर शो करता है, और फ्लैजेला और मतलब वैक्यूल्स वगैरह पाया जाए तो ये एनिमल का कैरेक्टर शो करता है। तो मतलब वो कनेक्टिव लिंक होता है यूग्लिना, लेकिन यूग्लिना को हम ध्यान में ना रखते हुए ये स्पेशली देखते हैं कि एनिमल सेल में ये केवल सीलिया और फ्लैजेला पाया जाता है। तो ये जो है ये क्या होता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब बाल जैसा होता है, ठीक है। और पैरामीशियम में जो होता है सीलिया पाया जाता है, यूग्लिना में फ्लैजेला पाया जाता है। पैरामीशियम में क्या पाया जाता है, सीलिया। देखिए हम बता दे रहे हैं, फ्लैजेला का आकार जो होता है बड़ा होता है, फ्लैजेला आकार में सीलिया से बड़ा होता है, फ्लैजेला आकार में सीलिया से बड़ा होता है, और सीलिया होता है, सीलिया आकार में फ्लैजेला से छोटा होता है, फ्लैजेला से छोटा होता है। थोड़ा कॉमन सेंस के बारे में बात करेंगे तो देखिए ऐसे यूग्लिना का स्ट्रक्चर लगभग आप लोगों को पता होगा, नॉर्मली ऐसे बनता है। तो यूग्लिना है, ये अब जो है फ्लैजेला हुआ। बस ओवरव्यू की बात करते हैं, ना कि फ्लैजेला यूग्लिना के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसमें जो है यहाँ पे ब्लेफरोप्लास्ट होगा, यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैजेला होगा, मतलब होता तो दो फ्लैजेला है लेकिन सीम होता है एक ही। ये यूग्लिना हो गया, ये पैरामीशियम मतलब चप्पल शेप हो गया, ये पैरामीशियम हो गया। पैरामीशियम के किनारे किनारे छोटी छोटी क्या होती हैं, सीलिया लगी होती हैं। ये जो है इनको मूवमेंट में हेल्प कराता है। ये सीलिया हो गया, ये सीलिया हो गया, ठीक है। बस आइए नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। सीलिया और फ्लैजेला में इतना कंटेंट काफ़ी है, और जो मतलब कुछ छोटा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्ट कीजिएगा, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, जितना हो सका है उतना हम कंटेंट दे रहे हैं। फिर आइए हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं, तो उसमें लवक लेते हैं, लवक, लवक जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्लास्टिड, प्लास्टिड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, हम बताएंगे किसमें पूछा गया। तो लवक ये पाया जाता है केवल प्लांट सेल में, ओनली फाउंड इन प्लांट, प्लांट में पाया जाता है, ये प्लांट में पाया गया है। लवक 3 प्रकार के, तो अब टाइप्स की बात करेंगे तो लवक कितने प्रकार के होता है, टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स की बात करेंगे तो लवक होता है 3 प्रकार के, ऐसे आप कर लीजिए पहले 3 टाइप्स के। तो पहला है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, हरित लवक, हरित लवक। जो हरित लवक तो आप लोग सुने ही होंगे, ये हरित लवक जो होता है पत्तियों में पाया जाता है, प्लांट के पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। इसका रंग हरा होता है, इसलिए हरित लवक भी बोलते हैं, हिंदी में वैसे ही सेंस निकल आता है कि हरित लवक क्या है, तो जिसका कलर हरा हो वो हरित लवक पत्तियों में पाया जाता है, और तनों में भी पाया जाता है, और स्टेम मतलब तनों में भी पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। अब क्लोरोफिल हो गया हमारा। अब क्लोरोफिल
ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, फिर हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट अब एक एक करके हम देख लेंगे। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? इसको हिंदी में अवर्णित लवक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवर्णित लवक, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है, मतलब ये रंगहीन होता है। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? रंगहीन। ये किसी प्रकार का रंग नहीं कंटेन करता है। ये जड़ में पाया जाता है। ये प्लांट के, ये पौधों के, मतलब पौधों के जड़ में पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है। ठीक है, पौधों के जड़ में पाया जाता है। इसका काम मेन होता है फूड स्टोर करना। फूड स्टोर मतलब भोजन संग्रहित करना। फूड स्टोर मतलब भोजन संग्रहित करना होता है। प्लांट जो भोजन बनाता है इसको वहां पे कलेक्ट करता है, भोजन संग्रहित करता है। अब आ जाइए क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का हिंदी होता है वर्णित लवक, मतलब जिसमें रंग होता है। वर्णित लवक ये रंग प्रदान करता है। क्या करता है? रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। जैसे एग्जांपल में हम ले रहे हैं, ऐसे आप सीट बना लीजिए। कैरोटीन होता है, आप लोगों ने सुना होगा कैरोटीन। तो कैरोटीन होता है, एक गाजर में पाया जाता है, जिससे उसका रंग लाल होता है। गाजर में ऑरेंज कलर का होता है, गाजर में लाल रंग प्रोवाइड करता है, लाल रंग देता है। ठीक है, लाल रंग देता है। फिर आता है जैंथोफिल। जैंथोफिल, जैंथोफिल का काम होता है पीला रंग देता है। जैसे सिट्रस वगैरह में नींबू पीला हो जाता है, ऑरेंज पीला हो जाता है, तो पीला रंग प्रदान करता है। ठीक है, प्रदान करता है। फिर लाइकोपिन, लाइकोपिन आता है, लाइकोपिन। अब लाइकोपिन तो जनरली मेडिसिन में पाया जाता है, मतलब आप लोगों ने सुना होगा। तो जो टमाटर का विटामिन होता है उसी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। टमाटर से लाइकोपिन निकाला जाता है। तो टमाटर लाल इसी के कारण होता है, टमाटर लाल इसी के कारण होता है, इसी के कारण होता है। आप लोग लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स में हमारा आ जाए, हम ले रहे हैं क्रोमोसोम को ले रहे हैं। क्रोमोसोम क्योंकि वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, वही लास्ट क्रोमोसोम ले लेते हैं। अब क्रोमोसोम के बारे में बात किए थे भी, डीएनए आरएनए के अबाउट में बात हुई थी, तो उसी से कंपोजिशन इसका होता है। मेनली हम देख रहे हैं हिंदी में इसको गुणसूत्र भी कहते हैं, गुणसूत्र भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये पाया जाता है, ये केंद्रक में उपस्थित होता है, ये केंद्रक में उपस्थित होता है। कहाँ होता है? केंद्रक में। अब ये किससे बना होता है? इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, IMP लगा के। डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म बता ही दिए हैं। डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और प्लस हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, इससे जो हमारा क्रोमोसोम बनता है। अब ये बात कर लेते हैं मानव में कितना पाया जाता है क्रोमोसोम। तो मानव में आप लोगों ने सुना होगा शायद, मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। और पेयर में बात करते हैं तो 23 पेयर गुणसूत्र होता है। पेयर माने जोड़ा। 23 पेयर क्रोमोसोम्स होता है, 23 पेयर क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब मेल और फीमेल की बात करते हैं। तो मेल में जो है क्या बताए हैं, कितना पाया जाता है? 46, मतलब 22 पेयर प्लस 2 से डिसाइड होता है लिंग का, सेक्स डिटर्मिनेशन जिसको बोलते हैं, जो यक्स और वाई कंटेन करता है। ठीक है, 22 पेयर मतलब 44 गुणसूत्र इधर हो गया, और 2 ये हो जाएगा, 46 हो जाएगा गुणसूत्र। ठीक है, और ये इसमें ये मेल का होगा, ये फीमेल का लिख लीजिए। फीमेल में क्या होता है?
फीमेल में जो है 44 गुणसूत्र, 44 गुणसूत्र ये हो गया, और प्लस 2 में आ जाएगा XX मतलब फीमेल। ये सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसी से पता लगाते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन का। ठीक है, आज की क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक लेके हम आपके सामने प्रेजेंट होंगे। थैंक यू क्लास। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।